Hello, dear students and respected viewers. Myself, Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with Jai Prakash विश्वविद्यालय छपरा। विद्यार्थियों, मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में चर्चा करते हुए मैंने इसके पहले वीडियो में आप लोगों को उसकी जो योजनाएं थी, नवीन योजनाएं थी, दो योजनाओं के विषय में हमने अभी चर्चा कर दिया है। इसके पूर्व वीडियो में हमने इसकी चर्चा कर दिया है। अब हम लोग उसके अन्य जो योजनाएं हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो जो दो योजनाएं हम लोगों ने चर्चा की है, प्रथम दोआब में कर वृद्धि कृषि विभाग की स्थापना। अब हम देखते हैं उसके एक अन्य योजना के राजधानी परिवर्तन, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। दौलताबाद का नामकरण कुतुबुल इस्लाम रखा गया। दौलताबाद का नाम कुतुबुल इस्लाम रखा गया। अब हम देखते हैं कि दिल्ली से जो दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किया गया, अगर भारत की राजधानी दौलताबाद में ही रह गई रहती तो ये योजना असफल नहीं मानी जाती। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक पहले दिल्ली से दौलताबाद स्थापित किया राजधानी, पुनः अपने ही शासनकाल में दिल्ली को राजधानी घोषित किया। अब किन कारणों से उसने राजधानी स्थापित की, इस पे समकालीन इतिहासकार हैं, वो दो तीन बातों को बताते हैं। उसमें पहला जो कुछ अतिशयोक्ति वर्णन करता है वो है इब्न बतूता। वह कहा करता था कि जो दिल्ली के निवासी थे वह गलत पत्र लिखा करते थे। इससे मोहम्मद बिन तुगलक नाराज हो गया और राजधानी परिवर्तन कर दिया। फिर इसामी लिखते हैं कि अबू बकर इसामी लिखते हैं कि उसका दिल्ली के जनता से द्वेष था और द्वेष के कारण ही उसने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दिया। जियाउद्दीन बर्नी बताते हैं कि उसने अपनी राजधानी प्रशासनिक दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि देवगिरी का जो परिक्षेत्र है भारत के बीचों बीच में अवस्थित है, इसके कारण राजधानी देवगिरी स्थानांतरित किया। अब इन इतिहासकारों के मतों को देखते हैं तो और एक सामान्य जो बुद्धि की प्रश्न है उसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो प्रशासनिक विस्तार हुआ था, जो साम्राज्य का विस्तार हुआ था, इसके कारण जो दिल्ली सल्तनत था उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तृत था और इसमें एक ऐसी राजधानी चाहिए जिससे पूरे भारत पे प्रशासनिक कमांड नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इस कारण उसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किया। अब इस पे कुछ अतिशयोक्ति वर्णन इतिहासकारों ने किया है। इब्न बतूता बताता है कि वह लूले लंगड़े और यहाँ तक कि अंधे को जो सैया पे लेटा हुआ था उसको एक यंत्र द्वारा फेंक दिया और वो दौलताबाद चला गया। कहने का अर्थ है कि लोगों को जबरदस्ती और घसीट के ले जाया गया। इस तरह का भाव वर्णन आप देखने को मिलता है इब्न बतूता के वर्णन से। उसी तरह जो बर्नी ने वर्णन किया है कि पूरी बिल्डिंगें, इमारतें खाली पड़ी थी, राजभवन एकदम खाली हो गया था, कुत्ते बिल्ली भी दिखाई नहीं दे रहे थे। इसका अर्थ है कि पूर्ण रूप से राजधानी परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन क्या ऐसा संभव था? बाद के जो इतिहासकार हैं, कुछ जो आधुनिक इतिहासकार हैं, उनका ये मानना है कि प्रशासनिक परेशानियों और सांस्कृतिक विस्तार के उद्देश्य से इस तरह के राजधानी परिवर्तन किए गए होंगे। अब हम इस बात को कि पूर्ण रूप से ट्रांसफर हो गया होगा, ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं जो यह बताते हैं कि पूर्ण रूप से राजधानी परिवर्तित सारे जनता को नहीं लाया गया होगा। कुछ प्रशासनिक विभाग और महत्वपूर्ण अधिकारी यहाँ आए होंगे और
बसे होंगे और कुछ विद्वान भी मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आए होंगे। तो फिर एक प्रश्न और ये उठता है यहाँ पे कि क्या घसीट के ले गया, कोई तैयारी नहीं थी? ऐसा नहीं था। पूरे 40 दिन का समय लिया वहाँ ले जाने में, और 700 किलोमीटर के परिक्षेत्रों में उसने तालाब, सराय और प्रॉपर चौकी सड़कों के किनारे बनाया ताकि लोग आसानी से जा सकें और किसी को रास्ते में किसी तरह की असुविधा न हो। तो फिर इन सब बातों को देखते हैं कि राजधानी परिवर्तन हुई, और इतिहासकारों में अलग अलग मत है, लेकिन चलिए, परिवर्तन एक सच्चाई थी और उसने दौलताबाद को राजधानी बनाया। पुनः दौलताबाद से दिल्ली आने की क्या आवश्यकता थी? तो इसमें 2-3 तथ्य हम देखने को मिलता है। जैसे आजकल जो हम लोग इस समय जो वर्तमान भारत है या पूरा वर्तमान विश्व है, एक महामारी से जूझ रहा है। कोरोना महामारी जो कोविड-19 वायरस है, इसके कारण पूरा विश्व सदमे में है और इससे संघर्ष जारी है। तो उसी समय, ठीक उसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत में प्लेग जैसी महामारी का विस्तार हुआ। तो ये भी एक कारण रहा होगा कि उसने दौलताबाद से दिल्ली और अपनी राजधानी दिल्ली पुनः वापस लाई होगी। एक अन्य कारण जो समकालीन इतिहासकारों द्वारा वर्णित किया गया है वह यह था कि उस समय दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार जो हुआ था उसमें जगह जगह विद्रोह हो रहे थे, और इन्हीं क्रमों में देखते हैं कि विजयनगर में हरिहर बुक्का ने अपने एक संगम वंश की स्थापना की, अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। इस तरह बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे दक्षिण भारत में, और इन विद्रोह से तंग आके भी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद से पुनः दिल्ली वापस लाई होगी। अब देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो राजधानी परिवर्तन की योजना थी असफल हो गई, लेकिन क्या इसके कोई लाभ नहीं हुए? ऐसा नहीं था। जो राजधानी परिवर्तन हुई उसमें बहुत सारे विद्वान गए दक्षिण भारत में, उसी में बहुत सारे विद्वान वहाँ रह गए और वहाँ बहुत सारे अच्छाइयों को फैलाए। एक चिश्ती शेख बुरहानुद्दीन वहाँ गया और चिश्ती संप्रदाय का वहाँ विकास किया। इस तरह इस्लाम का प्रचार प्रसार तो हुआ ही होगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान की जो एक प्रवृत्ति है वो विकसित हुई होगी। इस रूप में इसके जो कुछ निहितार्थ लाभ थे को देखा जा सकता है। लेकिन फिर भी इतना तो कहना ही पड़ेगा कि उसकी यह योजना भी असफल हुई। फिर एक अन्य योजना उसके जो थी वह थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। अब सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। इसमें इतिहासकारों में 2 मत मिलता है कि कांसे की मुद्रा थी जो प्रचलन में लाई गई चांदी की मुद्रा के बदले। इस तरह का जो तथ्य है वो इतिहासकार फरिश्ता के पुस्तक से प्राप्त होता है, और एक अन्य तथ्य जियाउद्दीन बर्नी के किताब से प्राप्त होता है, वह है कि तांबे की मुद्रा थी। तो इस तरह देखते हैं कि कोई न, चलिए, धातु की मुद्रा का प्रचलन की कराया और उसका मूल्य चांदी के मूल्य के बराबर निहित किया। फिर इल्तुतमिश के बाद मुद्रा में किसी तरह का व्यापक परिवर्तन करने वाला व्यक्ति, मुद्रा पे सुधार करने वाला व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक था। फिर भी इसकी यह योजना असफल हुई, क्योंकि समकालीन इतिहासकार वर्णी बताता है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। अर्थात प्रत्येक लोग, जो लोग धनी लोग थे, जो सक्षम लोग थे, वो तांबे की मुद्रा बनाने लगे और चांदी की मुद्रा अपने पास रखने लगे। इससे बहुत बड़ी समस्या, राजकोष खाली होने लगा और अर्थव्यवस्था में समस्या उत्पन्न हो गई। अब यहाँ देखते हैं कि किस कारण से वह लाया था सांकेतिक मुद्रा। तो ये कोई नया नहीं था। ईरान में इसके पहले जो गै खातू खां था, इसने मुद्रा व्यवस्था जारी किया था अपने वहाँ। फिर चीन में कुबलई खां ने मुद्रा व्यवस्था, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन कराया। अब देखते हैं कि चीन वाली जो सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था था वहाँ तो सफल रहा, लेकिन ईरान में असफल रहा। ठीक उसी तरह भारत में लागू किया गया, यहाँ भी असफल हुआ। तो असफल हुआ, उसके कुछ न कुछ कारण रहे होंगे। एक इतिहासकार इतिहासकार नेल्सन राइट्स हैं, उन्होंने बताया है कि उस समय विश्व में चांदी की कमी हो गई थी, इसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा को लाया। ठीक है,
यह मुद्रा परिवर्तन आया लेकिन फिर ये असफल हुआ, इसके पीछे कुछ निहितार्थ हैं। उसमें हम देखते हैं कि अगर वैज्ञानिक तरीके से मुद्रा का निर्माण किया गया होता और ठीक ढंग से धातुओं का, मटेरियल का प्रयोग ऐसे किया गया होता कि जन सामान्य उसका नकल न कर पाता, तो ये योजना निश्चित ही सफल होती और एक युग परिवर्तनकारी घटना सिद्ध होती। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक इसमें असफल नहीं रहा, इसमें उसके अधिकारियों का भी योगदान था। और इसी पे कटाक्ष करते हुए एडवर्ड थॉमस ने एक कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक प्रिंस ऑफ मनीयर्स था, यानी धनवानों का राजकुमार था। तो इन्हीं सब बातों को देखते हैं कि योजना तो असफल हो गई, लेकिन क्या यह एक उत्तम प्रयोग नहीं था? युग परिवर्तनकारी सोच थी, लेकिन जनता और भ्रष्ट अधिकारियों के कारण यह योजना असफल हो गई। फिर उसके जो दो युद्ध अभियान थे वो भी असफल हुए। उसमें एक युद्ध अभियान जो खुरासान का था, उस समय खुरासान में जो ट्रांसअक्सियाना का क्षेत्र है, मध्य एशिया का क्षेत्र है ईरान का, इसमें तरमासरी नामक शासक था और उस समय उसके राज दरबार की परिस्थिति ऐसी थी कि उथल पुथल का माहौल था। और मोहम्मद बिन तुगलक जो कि अपना राजदूत मध्य एशिया के खुरासान, चीन, इन सब जगहों पे अपना राजदूत नियुक्त किया रहता था, उससे जो प्राप्त सूचना के आधार पे इसने एक योजना बना डाली कि क्यों न खुरासान की विजय किया जाए। इसके लिए 3,70,000 सैनिकों की भर्ती की, अग्रिम वेतन भी दे दिया। लेकिन फिर ईरान और मिस्र में संधि स्थापित हो गई और वहाँ का ट्रांसअक्सियाना का, खुरासान का जो राजनीतिक प्रदेश है बदल गया। इसके कारण वहाँ सुव्यवस्था स्थापित हो गई और मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी खुरासान अभियान को वापस लेना पड़ा। लेकिन जो सैनिक भर्ती हो गए थे, कर लिए गए थे सेना में, उनको हटाने के बाद विद्रोह फैल गया और उसकी योजना जन धन दोनों को नुकसान पहुंचाया। इससे राज व्यवस्था में विकृति उत्पन्न हुआ। ठीक इसी तरह एक अन्य अभियान है कराचल अभियान, जो कि 1337-38 का अभियान है। इसमें हालांकि बहुत अच्छी तरीके से जीत नहीं पाया, लेकिन इसे असफल अभियान भी नहीं कहेंगे। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की बेस्ट आर्मी इसमें मारी गई। हाँ, और उसके बाद से जो संधि हुई उसमें हालांकि यहाँ हिमाचल प्रदेश का जो कुमायूं क्षेत्र था, वहाँ का शासक संधि के लिए स्वीकार कर लिया और कर भी देने के लिए बाध्य हुआ। फिर भी यह योजना भी उसकी असफल योजना मानी जाती है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो योजना है एक असफल क्यों हुई। इसमें जो वर्णन किए गए हैं इतिहासकारों द्वारा उसके भी अपने कुछ निहितार्थ हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के जो धार्मिक, राजनीति और जो सार्वजनिक हित के लिए जो प्रयास किए गए उस कार्यों से और कुछ इस्लामी कट्टरता इत्यादि कारणों से मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना इतिहासकारों ने किया है। फिर भी इतना तो मानना पड़ेगा कि जल्दबाजी, किसी योजना को एक छोटे परिक्षेत्र में लागू करके और उसे चेक न करना, उसको परीक्षण न करना और बिना परीक्षण किए योजनाओं को लागू कर देना और बिना योजनाओं का पुनरावलोकन किए बिना तुरंत उसको हटा लेना, ये कहीं बुद्धिमानीपूर्ण घटना नहीं रही। फिर भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय का योग्य, प्रतिभाशाली शासक था, जिसने युग से आगे की दृष्टि रखते हुए प्रयोगधर्मी नीति अपनाया। फिर भी असफल हुआ, लेकिन इस असफलता ही उसके इन प्रयोगों को झुठला नहीं सकती और इस नवीन कार्य के लिए हमेशा उसकी विफलताओं पर चर्चा होती रहेगी और उसके इस कार्य की प्रशंसा होती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग है अगले वीडियो में देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीति, उसके अन्य सार्वजनिक हित के कार्य। जय हिंद, जय भारत।